बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान में समकालीन भारत, जो कि कक्षा 9वीं के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 का जो अगला पार्ट हम पढ़ेंगे, चौथा पार्ट, जिसमें कि हम पढ़ेंगे ऋतुएं। इसके पहले के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। और अध्याय 1 से 3 के प्रश्नोत्तर भी उसमें हैं, और आगे भी इसमें प्रश्नोत्तर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे ऋतुएं। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। ठीक है, मानसूनी जलवायु की विशेषता जो है एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्र, तटीय मतलब समुद्र के तट वाले जो क्षेत्र हैं, के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती है। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। यह है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। तो यहाँ पे जो 4 ऋतुएं बताई गई है, ये है शीत ऋतु मतलब ठंड, ठीक है, ठंड का समय जो है वह शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु गर्मी, और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन मतलब यह है कि मानसून आया वह समय, और वापसी का काल जब वह चला गया वो समय। तो शुरुआत करते हैं शीत ऋतु से। ठीक है, शीत ऋतु। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म, रातें ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात मतलब बर्फ गिरना, तुषार मतलब बर्फ, ठीक है, बर्फ गिरना सामान्य है, तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। तो हिमपात वहां पर भी होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है, तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। ठीक है, व्यापारिक पवनें जो चलती है देश के उत्तर पूर्वी भाग में, ठीक है, जो कि स्थल से समुद्र की ओर बहती है, इसलिए जो देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहां ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम तथा पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। तो देश के जो उत्तरी भाग में है वहां का मौसम यहाँ बताया गया है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में, ठंड के ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है, पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। तो शीत ऋतु में जो पवन की दशाएं और दिशाएं होती है वह बताई गई है यहाँ पे। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी वहां तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे कुछ जो नए शब्द आए हैं वह हिमपात है। हिमपात मतलब बर्फ का गिरना। ठीक है, रबी की फसलें आप जानते ही होंगे, खरीफ और रबी की फसलें। तो अब हम आगे पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण
भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी होती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। तो जब दाब का क्षेत्र परिवर्तन होगा या कहीं कम दाब का क्षेत्र बनेगा तो वायु की दिशाएं भी उससे परिवर्तित हो जाती है। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती है जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती है। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती है क्योंकि तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर मतलब हवा एवं हल्की वर्षा लाती है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में से काल बैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आम्र वर्षा जो है इसे कहा जाता है क्योंकि यह पूर्व मानसून वर्षा है और इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। अब अगली जो ऋतु है वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। यह दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। ये पवनें तीव्र होती तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है। सुदूर उत्तर पूर्वी भागों को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। तो भारत में जो वर्षा है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है लगभग 250 सेंटीमीटर। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, मासिनराम जो स्थान है वह विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना वर्षा में विराम। ठीक है, एक अन्य परिघटना हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। तो ये तो हमें पता है कि जो बरसात होती है उसका जो है निश्चित समय नहीं होता है। जैसे बारिश का मौसम आ गया तो ये नहीं है कि उस मौसम में रोज ही बारिश होगी। कभी बारिश होती है, बीच में कितने ही दिन नहीं भी होती है, फिर होती है। ठीक है, कुछ दिनों की होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। तो मानसून का गर्त
जिधर होगा वहां अच्छी वर्षा होगी। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती है। ठीक है, तो वहां जब हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में जब विस्तृत वर्षा होगी तो मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, क्योंकि वो नदियां मैदानी क्षेत्रों से होकर ही बहती है। एवं जान एवं माल की भारी क्षति होती है। उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। ठीक है, तो शुष्क और आर्द्र जो स्थितियों की तीव्रता और उनकी आवृत्ति और समय काल मतलब समय में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। ऐसा हमारे देश में हम कितनी बार बारिश के मौसम में देखते हैं, समाचारों में देखते हैं या न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कहीं तो बहुत बारिश हो रही है, बाढ़ आ गई है, और कहीं ऐसा है कि पानी ही नहीं गिर रहा है। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है, इसलिए कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर